everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to cover the topic S block elements for the inorganic chemistry students for the BSc first year. So let's start. ओके सो सबसे पहले समझते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें लिथियम की एंड कार्बन की, सो लिथियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ 3 एंड कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ 6. ओके, सो अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इट इज़ 1s2 then 2s1. दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लिथियम. अगर हम बात करें कार्बन की, सो इट इज़ 1s2 then 2s2 then 2p2. ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कार्बन. अब आप इन दोनों के अंदर ऑब्जर्व करो. ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर आप देखो तो हमारा लिथियम के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर हमारा प्रेजेंट है, और कार्बन के अंदर जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है. तो अगर हम लिथियम की बात करें तो जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है विच इज़ दिस वन इलेक्ट्रॉन, इट इज़ प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल. ठीक है, और अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल. तो हमारा जो लिथियम है इट इज़ एन एस ब्लॉक एलिमेंट, और जो हमारा कार्बन है ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल. आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है. अब यहाँ पे तो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इट इज़ नॉट एन एस ब्लॉक एलिमेंट. तो एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, दोज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं. अब हम बात करते हैं, अगर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने एलिमेंट्स लर्न किए हों और पीरियोडिक टेबल को बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया हो, पढ़ रखा हो, तो यू नो दैट कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर देर आर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स. ठीक है, और इन 18 ग्रुप्स के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप होता है और जो सेकेंड ग्रुप होता है, दीज आर कोल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, हमने पढ़ रखा है फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप. आपने वीडियो नहीं देखी हो देन आई हैव ऑल्सो अपलोडेड द वीडियो फॉर द पीरियोडिक टेबल, यू कैन गो एंड वॉच. ठीक है, वहाँ पे मैंने सारे बेसिक्स क्लियर करे हैं. बट अभी के लिए इफ़ यू नो कि जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, एंड 13 के बाद वाले 13 to 18 वाले हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एंड जो सेंटर वाले हमारे एलिमेंट्स होते हैं दे आर डी ब्लॉक, एंड जो नीचे होते हैं दे आर एफ ब्लॉक. ठीक है, तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे लर्न करना है कि इट इज़ दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब हम कैसे पता करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कौन से आएंगे और सेकेंड ग्रुप में कौन से आएंगे? तो जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, हमारा उसके अंदर जो ये एस ऑर्बिटल होता है कुछ इस तरह से होता है. ठीक है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हैं, और अगर हम फुली फिल करना चाहें तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डाल सकते हैं. तो अगर किसी भी एस ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन डालें तो हम बोल देते हैं कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट है. ठीक है, लेकिन अगर उस आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है. और अगर उस एस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो फुली फिल्ड है, तो हम बोलते हैं कि वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है. ठीक है, अब ये बेसिक्स हमने पढ़ लिए एस ब्लॉक के बारे में. अब देखो हम यहाँ पे एक बार ही देख लेते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल. ये हमने पढ़ लिया. द एस ब्लॉक कंटेन्स group 1 and group 2 on the basis of number of electrons present in s orbital. अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इट इज़ फ्रॉम द ग्रुप 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इट इज़ फ्रॉम द ग्रुप 2. ओके, ये भी हमने पढ़ लिया. इफ एस ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन देन इट इज़ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, एंड इफ इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन दैट कंसिडर्ड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 1 के बारे में.
ठीक है, तो हमने एस ऑर्बिटल्स में दोनों ग्रुप के बारे में स्टडी करना है। पहले हम ग्रुप 1 के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, तो जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलीन मेटल्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एल्कलीन मेटल्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज लिथियम, ठीक है, सेकेंड इज सोडियम, then third is potassium, rubidium, cesium and francium। ओके, अगर हम यहाँ पे निमोनिक्स की बात करें कि आपको इन एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, सो इट इज़ लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। ये मैंने अपनी पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं इन एलिमेंट्स के अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक है, तो जो हमारा लिथियम होता है, यू नो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 3। अब देखो, अगर आपको किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हो। आपको वो लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं। मैजिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं? इट इज़ 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। इनको आपको ऐसे ही सीरियल वाइज लर्न कर लो बस। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब अगर आपको किसी भी एलिमेंट का निकालना है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो सिंपली आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे 3 से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, सीधा इसमें 8 ऐड करेंगे। ठीक है, हम 2 ऐड करके ऑलरेडी लिथियम ला चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट अगर हम हाइड्रोजन मान के चले तो हाइड्रोजन में हमने 2 ऐड करा, वी गॉट लिथियम। ठीक, अब हमारे लिथियम में हमें क्या ऐड करना है? 8 ऐड करना है। अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमको हमारे को क्या मिलेगा? 11। तो वो हमारे सेकेंड एलिमेंट जो है उस ग्रुप का, उसका एटॉमिक नंबर हो गया। देन हम दोबारा से इसमें क्या ऐड करेंगे? 8, क्योंकि अगला हमारा मैजिक नंबर भी 8 है। तो अगर हम 8 ऐड करेंगे वी गेट 19, जो कि हमारे अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। देन वी हैव टू ऐड 18। अगर हम 19 के अंदर 18 ऐड करते हैं सो वी गेट 37, विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज रुबिडियम। अगर हम इसके अंदर दोबारा से 18 ऐड करते हैं सो वी गेट 55, which is the atomic number of next element of the same group. Then we have to add 32, so we get 87. So कुछ इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो इन अ ग्रुप। ठीक है, इसी वजह से हम हर बार एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज लर्न करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज जो क्योंकि कुछ सिमिलर होती है, देन हम उनका एटॉमिक नंबर भी इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम उनको ग्रुप वाइज लर्न करते हैं। एंड यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हम मैजिक नंबर्स की मदद से कैसे हम एटॉमिक नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू नो यू कैन स्किप, बट यहाँ पे मैं इस वीडियो में हर एक बेसिक आपको कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है बेसिक, तब भी आप इस वीडियो को ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें लिथियम की, लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी डाउट है तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, इफ़ यू नो हाउ टू डू दिस यू कैन स्किप जस्ट। ठीक, तो आप क्या करते हो, हमारे देखो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, S, P, D एंड F। दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स इन आवर केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आप इस S को रिपीट कर दो 2 बार। ठीक है, S, S। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पीछे से आपको आगे आना है। देन नेक्स्ट हमारा P है तो आप यहाँ से आगे आओगे। ठीक है, अब आप क्या करो, P S रिपीट कर दो। ठीक है, P S पहले आपने क्या किया, आप फर्स्ट से आगे आए, आपने S लिखा। देन आप यहाँ सेकंड से आगे आए, आपने P S लिखा। अब आप थर्ड से आगे आओगे, आप क्या लिखोगे, D P S। आपको इस तरह से रिपीट करना। तो आपने क्या लिखा, D P S, अगेन D P S। अब आप F से आगे आओगे, आप क्या लिखोगे, F D P S। आपने क्या लिखा, F D
PS FDPS आप लिख सकते हो, बट अभी के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना ही रिक्वायर्ड है तो मैं आगे नहीं लिख रही हूँ, बट सिंपली आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं लिख के दिखा ही देती हूँ। FDPS FDPS। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको नंबरिंग देने स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आप एस की नंबरिंग हमेशा, क्योंकि ये एस हमारा फर्स्ट है तो आप हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। पी की नंबरिंग आप हमेशा 2 से स्टार्ट करोगे। डी की नंबरिंग हमेशा 3 से स्टार्ट करोगे और एफ की नंबरिंग हमेशा 4 से स्टार्ट करोगे। अब देखो एस की नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। ये पहला एस है, 1 से स्टार्ट होगी, 1S, देन 2S, देन यहाँ 3S, देन 4S, देन 5S, then 6S, then 7S and then 8S। अब आपको P की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है। तो 2P, then 3P, then 4P, then 5P, then 6P and then 7P। अब आपको D की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 3 से स्टार्ट करनी है। तो D कहाँ है, यहाँ पे है, तो 3D, 4D, 5D एंड 6D। F की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 4 से स्टार्ट करनी है। सो 4F एंड 5F। अब हमने सिंपली यहाँ पे हर एक को हमारे ऑर्बिटल को नंबरिंग दे दी है। अब कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। अब वो आपको देखो सिंपली पता होना चाहिए कि हमारे s ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारा s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ये भी मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, देन हमारे p ऑर्बिटल के अंदर हमारी 3 ऑर्बिटल्स होती है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। D में हमारी 5 ऑर्बिटल होती है और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एंड F में हमारी 7 ऑर्बिटल्स होती है और टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब मैं कैसे इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, सिंपली इसकी मदद से मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है 14 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले क्या है, 1S। आपको पता है S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। आपने भर दिए 2। अब हमारे पास कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोबारा हम नेक्स्ट पे जाएंगे, 2S। ठीक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वापस से, 2। अब कितने बचे, 4 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ गया 2P, देन 2P। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। हमने 6 यहाँ भर दी, 6 7 8 9 10। अब कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने भरा 3S। 3S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट है हमारा 3P। 3P के अंदर कितने जाएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 बचे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 14। सो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसकी मदद से आप इजीली किसी भी एलिमेंट का, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखो जैसे जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, इट विल बी इजी फॉर यू। आप आराम से लिख लोगे SS, PS, PS, PPS, GPS, FDPS, FDPS। लेकिन अगर आपको अभी थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, सो यू शुड ट्राई प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। इसको आप हमेशा रफ वर्क में इस को लिख के देखो एंड देन उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और बाद में आप देखो सिंपली आप खुद से लिखने लग जाओगे कि पहले आपको पता है 1S आएगा, देन दोबारा SS है तो 1 के बाद 2S आएगा, उसके बाद PSPS होता था तो P है लेकिन P2 से स्टार्ट होता तो 2P आएगा, देन PS है और S का अब हम सेकेंड कर चुके हैं तो 3S आएगा। इस तरह से आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये थी ट्रिक फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो सिंपली देखते हैं हम। यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट क्या है, लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, तो लिथियम विद द एटॉमिक नंबर 3। तो हमारा क्या था, पहले क्या था 1S। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन था 2S, इसके अंदर जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2S1। तो ये हमारी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लिथियम। अब देखो यहाँ पे आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, नोबल गैस NS1। अब इस तरह से कैसे लिखोगे, अब देखो जो नोबल गैस हमारी होती है वो क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रुबीडियम।
अब यहाँ पे भी आपको अगर एटॉमिक नंबर निकालना है, मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बता रखी है फ्रॉम द मैजिक नंबर्स, ठीक है। तो कैसे होगी, हीलियम हमारा 2 होता है, देन ऐड करोगे उसमें 8 आपको मिलेगा 10, देन ऐड करोगे उसमें वापस से 8 आपको मिलेगा 18, देन ऐड करोगे 18 आपको मिलेगा 36, देन ऐड करोगे 18 आपको मिलेगा 54, देन ऐड करोगे 32 आपको मिलेगा 86, ठीक है। ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर फॉर द नोबल गैसेस। अब देखो इसकी मदद से अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपली आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह लिख सकते हो हीलियम को, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, हीलियम containing 2 electrons and simply 2s1। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, जनरल जो हमने बताया वो क्या है, नोबल गैस विथ NS1। अब देखो यहाँ पे N हमारा लिथियम का क्या होता है, जो हमारा लिथियम है वो हमारा सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसका N क्या होगा, हमारा सेकंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2s1 है, यहाँ से हमें पता चल गया, सिंपली हम ने लिख दिया 2s1, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके लिखते हैं। अगर देखो आगे हम सोडियम की लिखना चाहें, तो हम सोडियम की कैसे लिखेंगे, 11 है तो 1s2, 2s2, ss के बाद क्या आता है, ps, तो p आएगा और 2 से स्टार्ट होगा, तो 2p6। अब कितने हो गए, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आएगा s वाला, वो भी 3s, ठीक है, तो 3s1। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह, इस पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम लिख सकते हैं नियोन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नोबल गैस विच इज़ नियोन एंड साथ में 3s1। और देखो यहाँ पे जो 3 है वो हमारा n की वैल्यू है, तो यहाँ पे ये हमने लिख लिया नोबल गैस NS1, जबकि हमारा सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। सिंपली अगर हम लिखें 19 की, तो कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो ss ps, अब दोबारा p रिपीट होगा और यहाँ पे 2p आ चुका है, तो 3p रिपीट होगा, तो 3p6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 हो गए हमारे, अब 1 रहता है, ठीक है। तो क्या आएगा, 4s1, ठीक है। ps था ना, और s हमारा 3 तक हो चुका था, तो 4s1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हम 18 की जगह हम सिंपली आर्गन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर्गन विच इज़ द नोबल गैस, ठीक है, एंड साथ में 4s1, और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है क्योंकि ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। तो सिंपली अगर इसी पैटर्न की मदद से हम लिखना चाहें, तो हम सिंपली लिख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन यहाँ पे क्या आएगा, क्रिप्टन विच इज़ 36 एलिमेंट्स को जो कवर कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। और सिंपली यहाँ पे हमारा देखो 2s1 था, 3s1 था, 4s1 था, तो अब हमारा क्या आएगा, 5s1, क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का। देन क्रिप्टन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जेनन, जो कि 54 इलेक्ट्रॉन्स को कवर कर लेगा, एंड देन 55 है इसका एटॉमिक नंबर, तो एक इलेक्ट्रॉन हम किससे लेंगे, 6s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। एंड सिमिलरली यहाँ Rn रुबीडियम 7s1, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारी समझ आई होगी कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, सिंपल भी और बाय यूजिंग द नोबल गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप एक बार ये अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो अगर आपको नहीं आता है, कैसे आप एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो अगर आपको लर्न नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हो बाय यूजिंग द निमोनिक्स। तो आई होप आपको ये आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देन अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन्स को, सबके पीछे एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं यानी कि ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। तो इसकी जो बहुत ही हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इट इज़ ऑलवेज +1, ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। देन हम बात करें, इसको हमने बोला था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड।
क्योंकि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करके बहुत ही स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से हम इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों कह रहे हैं एल्कली मेटल्स? क्योंकि ये हमारे एल्केलाइन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज द एल्कली मेटल्स। ठीक है, जिनकी कन्फिग्रेशन थी नोबल गैस NS1। ठीक है, सिंपली अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स की विच आर कॉल्ड एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, तो जो हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से? बेरिलियम से स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप 2। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दिस इज द निमोनिक्स फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो बेटा Be बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम Mg, कार कैल्शियम Ca, स्कूटर स्ट्रोंशियम Sr, बाप Ba बेरियम, राजी Ra रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब इनकी अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, और अगर हमें एटॉमिक नंबर नेक्स्ट का निकालना है तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड 8 ऐड किया, सो वी विल गेट 12। ठीक है, देन दोबारा 8 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 20। अब क्या करना है? ऐड 18, हमें क्या मिलेगा? 38। ऐड करेंगे दोबारा से 18, वी विल गेट 56। ठीक है, दोबारा से ऐड करते हैं 32, वी विल गेट 88। ये हमने लिख लिया एटॉमिक नंबर फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो सबसे पहले क्या होता है? देखो S हम अभी सिंपली लिख लेते हैं 1s 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, सिंपली हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, या फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू नोबल गैस, तो वो क्या होती है? नोबल गैस NS2। और देखो बहुत जायज़ भी है अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैस NS1। और सिंपली हमें पता है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके आउटर मोस्ट S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपली उसी पीरियड वाली वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, बस हमारे 1 इलेक्ट्रॉन की जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो अगर यहाँ पे हीलियम 2s1 थी तो यहाँ पे क्या होगी? हीलियम 2s2 हो जाएगी, है ना। 1s2 की जगह हम क्या लिखेंगे? हीलियम और साथ में 2s2। ठीक है, सिंपली वही वाला लॉजिक लगाना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या आएगी? 1s2 देन 2s2 देन S के बाद क्या आता है? P, और P कहाँ स्टार्ट होता है? 2p6 हमारे हो गए 10, देन S आएगा 3s2। ठीक है, तो इस 10 की जगह हम क्या लिख लेंगे? नियॉन। हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन। और यहाँ पे 2s2 था तो यहाँ पे क्या आएगा? 3s2, और यहाँ पे क्या है? हमारा 3s2 ही है। तो यहाँ पे आप दोनों तरह से लेके चलो और करो। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से जैसे ऊपर था, सिमिलरली सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग हीलियम नियॉन, देन यहाँ पे क्या आएगा? हमारा आर्गन विच इज़ 18। ठीक है, अब क्या आएगा? 2s2 3s2 देन 4s2, देन क्रिप्टन 4s2 के बाद क्या आएगा? 5s2, देन xenon 6s2, and then iridium 7s2। ठीक है, ये हमारी हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। और देखो सिंपली आप ना पैटर्न ऑब्जर्व करो, ये आपने समझ लिया कि ऐसा क्यों है, बट आप देखो सिंपली आपको पता है अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि चलो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो, ठीक है, तो अगर आप एटॉमिक नंबर भी ना निकालना चाहो, अगर आपको नहीं पता है, बेसिकली सबको पता है 20 तक तो सबको याद होते हैं, बट सिंपली अगर आप नहीं भी निकालना चाहो तो आपको निमोनिक से आता है,
इतना याद है आपको कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, बेटा मांगे कार, हाँ सी ए हमारा सेकंड ग्रुप में आता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में, ये निमोनिक्स में आ रहा है। अब हमें पता है बेटा मांगे कार यानी कि थर्ड, ठीक है, हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया इस वाले निमोनिक्स का, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, नोबल गैस की जो थर्ड है हीलियम नियोन आर्गन, नोबल गैस थर्ड कौन सी है, आर्गन, सिंपली लिखोगे आर्गन, ठीक है। और एन कौन सा आएगा, हमारा थर्ड की जगह फोर्थ, तो हम यहाँ लिखेंगे 4s2, ये फोर्थ पीरियड का है, ठीक है। तो 4s2 आर्गन 4s2। अब सिंपली अगर मान लो आपको ये लिखना है बेरियम का, तो आपने याद करा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। फिफ्थ नंबर वाली नोबल गैस कौन सी थी, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन, तो हम क्या लिखेंगे सिंपली जेनन। और यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे एन क्या होगा 6, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 6s, ठीक है। और हमें सिंपली पता है ये सेकेंड ग्रुप का है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, ठीक है। इस तरह से आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी तरह से अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की भी बात करो, ठीक है, तो लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, अगर मान लो आपको बोला कि के का लिखो पोटेशियम का, तो लीना की थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे हमारी नोबल गैस कौन सी है, हीलियम नियोन आर्गन, हमारी कौन सी है आर्गन, सिंपली आपने लिखा आर्गन, ठीक है। उसके बाद अगर ये थर्ड नंबर पे आ रहा है तो एन कौन सा आएगा 4, एक ऊपर होता है, ठीक है, एस आएगा, ठीक है, क्योंकि एस और एस हमारा ऑर्बिटल का है, एस ग्रुप एलिमेंट है, और हमारा फर्स्ट ग्रुप का है तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1। तो इस तरह से आप सिंपली किसी भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत ईजिली ये करा दिया है, ठीक है। अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अगर हमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनानी है तो हमें ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +2। अब अगर हम बात करें कि हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एल्किलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो एल्केलाइन से तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो बना रहा होगा वो एल्केलाइन होगा। अब अर्थ मेटल्स का अर्थ क्यों लगा दिया यहाँ पे, एल्केली मेटल्स का हमारा ग्रुप 1, यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, अर्थ अगर ज्वाइन हुआ है तो कुछ अर्थ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज the oxides and hydroxides formed by these metals are strongly alkaline in nature। ये तो हमें पता है एल्केलाइन जुड़ा है तो एल्केलाइन नेचर के होंगे हमारे कौन, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। अब यहाँ पे अर्थ क्यों लगा है, बिकॉज दीज मेटल ऑक्साइड्स, जो ये मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हो रही है, दीज आर फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। हमारी जो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होती है, फर्स्ट दे आर एल्केलाइन इन नेचर, ठीक है, एंड सेकेंडली दे आर फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट, इस वजह से हम इनको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सो ये थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑफ आवर एस ब्लॉक। अब हम बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप 1 कौन सा था हमारा, एल्कली मेटल्स वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। उसकी नोबल कन्फिग्रेशन क्या थी हमारी, जनरल नोबल गैस NS1, ठीक है, NS1 क्यों, क्योंकि ग्रुप 1 में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस, ठीक है, साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। अगर हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें, ठीक है, कौन कौन से हैं ग्रुप 1 के, दे आर लिथियम, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium, then हमारा फ्रेंशियम, ठीक है। तो ये हमारे थे एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स, ठीक है। अगर इनकी हम बात करें तो सिंपली आप सभी को पता है बेसिक ट्रेंड हमारा ग्रुप और पीरियड का क्या होता है। हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो जो हमारा साइज़ है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, सिंपली। और पीरियड्स के अंदर हमारा जो साइज़ होता है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। यू नो दिस बेसिक ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम पीरियड्स के अंदर मतलब इस वाले डायरेक्शन में पीरियड्स की बात करें तो अगर हम लिथियम की बात करें तो ये अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में सबसे बड़ा साइज़ का होगा, क्योंकि अगर हम पीरियड के अंदर इसी पीरियड के अंदर मूव करते जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये अपने पीरियड के अंदर सबसे बिगेस्ट साइज़ का होगा।
तो जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, दे आर लार्जेस्ट इन द एटॉमिक साइज इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। अपने अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में ये सबसे बड़े साइज़ के होते हैं, क्योंकि पीरियड्स में जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो सबसे जो हमारा मेन था साइज़ ऑफ एटम्स का, जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि पीरियड्स में इसी वजह से एल्कली मेटल्स हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। अपने अपने पीरियड्स की बात हो रही है, ठीक है, अपने अपने पीरियड्स में दे हैव द लार्जेस्ट साइज। ठीक है, अब हम बात करें आयंस के बारे में। ठीक है, तो जो अगर हम आयंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और हमारा बनाता है लिथियम पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, दैट इज़ द केटायन। अगर यहाँ पे लिथियम हमारा केटायन बना रहा है, अब अगर आप बोलो कि यहाँ पे केटायन ही क्यों बनाया, एनायन क्यों नहीं बनाया, ठीक है, तो सिंपली हमने देखा कि इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है, और अगर हम स्पेसिफिकली ग्रुप 1 की बात करें तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो वो ऑफ कोर्स जनरल सी बात है ना कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी स्टेबल करना चाहता है तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ना कि वो गेन करेगा। ठीक है, तो वो रिमूव करके कैटायन बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो यहाँ पे लिथियम ने बनाया अपना Li पॉजिटिव कैटायन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पेरेंट एटम है लिथियम। लिथियम इज आवर पेरेंट एटम। ठीक है, एंड Li पॉजिटिव इज अ कैटायन which is formed by losing one electron in the lithium। ठीक है, अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें सो इट इज़ 1s2 2s1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो साइज़ होता है हमारा कैटायन का वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। ठीक है, हमको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहाँ पे जो कैटायन का साइज़ होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंपली क्या होगा ना, जब ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, ठीक है, पहली बात तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, दूसरी बात वो कैटायन बन गया, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गया है। अब अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो उसके लिए ईजी होगा न्यूक्लियस के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, पहले क्या था, लिथियम था, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन जब वो लिथियम पॉजिटिव हो गया, एक तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और इजीली अट्रैक्ट कर पा रहा है, और जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा उतना ज़्यादा ही वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आते जाएंगे और साइज डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा हमारा न्यूक्लियर फोर्स होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर सकता है हमारा न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा ही साइज़ कम हो जाता है। तो सिंपली इसी वजह से जो हमारा कैटायन होता है उसका साइज़ हमेशा पेरेंट एटम से कम होता है, क्योंकि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है वो इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया that the cation formed are smaller in size in the parent atom as one electron decrease, एक तो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, and also cation being positively charged attract more electron towards the nucleus easily reducing the size। ठीक है, तो सिंपली हमने एक चीज़ ये पढ़ ली कि जो कैटायन होता है उसका साइज कम होता है एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को नोटिस करो तो यहाँ पे क्या थी, 1s2 2s1, यहाँ पे क्या है 1s2, यानी कि यहाँ पे क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एक और एग्जांपल भी लेते हो, ठीक है, अगर किसी भी आपका ले लो, ठीक है, किसी का भी ले लो, तो वहाँ पे भी हमेशा नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचेगी, क्योंकि जो आउटर पार्ट होगा, जैसे इसका 2s हमारा 2s1 हो गया, इसका 3s1 हो गया, ठीक है, 4s1 हो गया, जिसका भी हो गया, ठीक है, सबके अंदर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है 2s1 3s1 4s1 ये रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये रिमूव हो जाएगा तो जैसे लिथियम में 2s1 था, ठीक है, सोडियम में 3s1 था, पोटेशियम में 4s1, ये सारे रिमूव हो जाएंगे तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन बचेगी, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। तो हमने ये नोटिस किया जब एक कैटायन की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक नेचर होता है, इफ़ यू नोटिस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दीज कैटायन हेंस दे आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एंड पैरामैग्नेटिक आर दोज जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और डायामैग्नेटिक है इस वजह से ये कलरलेस नेचर के भी होते हैं।
तो ये हमने पढ़ा बेसिक ट्रेंड फॉर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। एटम्स का साइज क्या होगा, दे आर जनरली लार्जर इन साइज अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। और आयंस की बात करें तो आयंस हैव यूजुअली स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। अब हम बात करते हैं सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज़ डेंसिटी, ठीक है। अगर आप डेंसिटी की बात करो तो आपको डेंसिटी के बारे में जो बेसिक पता होगा, इट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सबको पता होता है डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर हम डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है हमारा ट्रेंड ऑर्डर होता है हमारा फर्स्ट ग्रुप का लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम। हमारा देखो नॉर्मली हमारा क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, यानी कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी इस तरह से। लेकिन हम यहाँ पे ऑर्डर में क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो पोटेशियम और सोडियम का है वो अपोजिट है, यानी कि पोटेशियम का कम है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सो पोटेशियम की डेंसिटी इज़ लेस देन सोडियम, बाकी जो हमारा ऑर्डर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इन अ ग्रुप हमारी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों हो रही है, देखो नॉर्मली डेंसिटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप के नीचे जा रहे होते हैं, अब देखो डेंसिटी हमारा क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो अगर हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिंपली वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, अब आप बोलोगे अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी तो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम नीचे ग्रुप के अंदर डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारी वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है। एंड साइड बाय साइड हमारा एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि जो एटॉमिक मास में इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम और एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज़। अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी है, अगर डेंसिटी आप सिंपली कह रहे हो कि बढ़ रही है, तो यानी कि ये एटॉमिक मास ज़्यादा बढ़ रहा होगा ना एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम, क्योंकि ये दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर मास वहाँ पे कम करेगा तभी तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। तो सिंपली हमने क्या पढ़ा, डेंसिटी इंक्रीज़ होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज दोनों इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है। लेकिन इंक्रीज़ इन द एटॉमिक मास इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द इंक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज, ठीक है। एज अ रिजल्ट डेंसिटी इंक्रीज़, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया कि डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप। बट यहाँ पे पोटेशियम की कम क्यों है एज़ कम्पेयर टू सोडियम, जबकि पोटेशियम हमारा नीचे आता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सो हमारी के हैज़ लेस डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट हो रहा होगा, अगर वहाँ पे डेंसिटी कम है तो अपोजिट हो रहा होगा ना, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रही होगी मास के कंपैरिजन में, यानी कि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा बढ़ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। तो यही हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पोटेशियम में एटॉमिक साइज़ यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि जो हमारा अगर मान लो एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो रहा है और एटॉमिक मास कम है, तो मास कम है उसकी वजह से वो हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा पोटेशियम है, एलिमेंट है, वो लाइटर होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, ठीक है। पोटेशियम की डेंसिटी इसलिए कम होती है क्योंकि पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, ठीक है। पोटेशियम लाइटर है सोडियम से, उसका मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक मास कम है। अगर उसका एटॉमिक मास कम हो जाएगा तो सिंपली डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेंसिटी का ट्रेंड। देन अगर हम बात करें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किसकी ज़्यादा होती है, तो जो हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोर डेंसर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। क्यों, क्योंकि जैसे हम ग्रुप 2 की तरफ मूव करते हैं साइज़ कम होता है, ठीक है, क्योंकि पीरियड्स में साइज़ कम होता जाता है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का साइज़ कम होता है, ठीक है। अगर एटॉमिक हमारा साइज़ कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो हमारा वॉल्यूम कम होता है एंड कंपेरेबली हायर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। मास हमारा ज़्यादा होता है और वॉल्यूम हमारा कम होता है, और यही हमारा डेंसिटी के लिए हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। तो अगर मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो हमारी डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हमारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड दे आर मोर डेंसर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सो दिस इज़ द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की, विच इज़ द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो अगर आपको पता हो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, अगर नहीं भी पता सो आई एम टेलिंग यू कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक एटम है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, और ये वाला हमारा आउटर मोस्ट शेल है। इस आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस आउटर मोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूजली बाउंड होगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, दूर दूर है, तो ये लूजली बाउंड होगा। तो इसको अगर हम रिमूव करना चाहें एटम से, ठीक है, इस एटम से आउटर मोस्ट शेल से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहें तो कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जो मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, सबसे कम से कम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से किसी भी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है, इट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, ठीक है, ग्रुप 1 के अंदर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड मूव करते हैं तो साइज़ इंक्रीजेस, वी ऑल नो, है ना, शेल्स इंक्रीज होंगे, साइज़ इंक्रीज होगा। अब आप एक बात बताओ, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, अगर मान लो ये एक एटम है, ठीक है, एंड ये हमारा सेकेंड एटम है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस फॉर दिस एटम। अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट शेल फॉर दिस एटम, ठीक है। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है। तो अगर मान लो हम एग्जांपल ले, ये क्लासरूम है, यहाँ पे ये सेंटर में ये न्यूक्लियस को हम टीचर मान के चलते हैं, ये टीचर बैठी है और यहाँ पे बच्चा बैठा है, इस बच्चे को क्लासरूम से भागना है, तो इसके लिए इजी होगा या इसके लिए इजी होगा, क्योंकि ये टीचर से दूर है, ठीक है, तो इसके लिए इजी होगा भागना, ठीक है। तो साइज़ बड़ा हो जाता है तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे जो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पास में है तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, बाउंड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड होगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकालना, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है। इसी वजह से वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अब साइज़ बड़ा है तो वो इजीली रिमूव हो पा रहा है, तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ रही है। So when the size increase, the minimum energy required or the ionization energy decreases, ठीक है। तो down the group ionization energy decreases, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट। तो अगर हम बात करें किसी भी हमारे एटम है, ठीक है, हमारा कोई भी एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे हमने उसका बनाया, उसको आयनाइज किया और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है। हम आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और यहाँ पे बन गया हमारा कैटायन, कैटायन की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अब आप इस M+ में से हमारा जो एक कैटायन है, इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे। अब देखो सिंपली जो हमारी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है एंड दिस इज़ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा फर्स्ट में ये पेरेंट एटम था और ये कैटायन था, और हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा कैटायन होता है, इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर इन साइज़, ठीक है। हमेशा स्मॉलर साइज़ में क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इजीली अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और साइज़ छोटा हो जाता है। अब अगर मान लो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो हमने पढ़ लिया कि अगर साइज़ कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत क्लोज होता है न्यूक्लियस के। तो पहले वाले में तो साइज़ हमारा ठीक था, ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया, लेकिन हम सब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कैटायन है जिसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, और कैटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है, और अगर वो छोटा है तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देगा। तो इसी वजह से जो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि एज कैटायन साइज इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। देन जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है फॉर द एटम्स इन द फर्स्ट ग्रुप आर अप्रिशिएबली लोअर देन दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ग्रुप होता है,
वो अदर ग्रुप्स के मुकाबले हमारे पीरियड में हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इट इज़ लार्जर इन साइज़, ठीक है, क्योंकि पीरियड्स के अंदर साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, तो बाकी ग्रुप के मुकाबले जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इट इज़ लार्जर इन साइज़, तो यहाँ पे भी साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इसी वजह से जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है फॉर द एटम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर अप्रिशिएबली लोअर देन दोज ऑफ द अदर ग्रुप्स, क्योंकि साइज़ हमारा डिक्रीज़ होता जाता है। देन ये हमने बात करी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के बारे में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर आपको पता होगा क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सिंपली किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, अपनी तरफ खींच लोगे तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। और ऐसे ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या फिर दे देना, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। अब देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी से ही हमें पता चल रहा है, यहाँ पे भी तो ये इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करा रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। तो अगर हमारी डाउनवर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम होती जा रही है ना, डाउन द ग्रुप हमारा साइज बढ़ता जा रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को इजीली दे पाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर यूजुअली बढ़ेगा ही ना, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि डाउन द ग्रुप हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बहुत ही हाई होता जाता है। सो ड्यू टू बीइंग वेरी हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव when exposed to light emits electron and due to the property used in photoelectric cells, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों होते हैं वो हमने पढ़ लिया, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको रिमूव करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लो होती है जिसकी वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जब भी हम ग्रुप 1 के किसी भी एलिमेंट को लाइट से एक्सपोज कराते हैं, लाइट से एक्सपोज करा के अगर कोई भी हमारा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसको लाइट से एक्सपोज कराने पे ये इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं, इसी वजह से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। So this is the property of group 1 elements that they are used in the photoelectric cells due to the property of highly electropositive and emitting electron when exposed to light, ठीक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और साथ में हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ठीक है, और बॉन्ड टाइप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? सिंपली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हमारी जो हमने सिंपली पढ़ा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली लो हो जाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो नोबल गैस कन्फिगरेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू गेन करना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम हो जाती है, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो और दूसरी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड टाइप की, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनका क्या बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, किस टाइप का ये बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक करेक्टर जो होता है दैट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बहुत ही कम शो करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेंथ था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो हमने बात की। अब हम बात करते हैं बॉन्ड टाइप की, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, जैसे कि हम सोडियम की बात करें, ठीक है। तो सोडियम इज़ आवर एस ब्लॉक एलिमेंट और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है। अगर मान लो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, हम सभी को पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। अब ये आयनिक बॉन्ड ही क्यों बना रहा है? क्योंकि हमारी जो सोडियम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है क्योंकि ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, और जो क्लोरीन होती है उसकी अप्रिशिएबली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये जो बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है ना उसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और इसकी बहुत ही हाई है, ठीक है।
तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा ही नहीं लेना, और ये करेगा, तो ये देना चाह रहा है और ये लेना चाह रहा है, तो सिंपली ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे टेंड टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। सिंपली अगर हम यहाँ पे NaCl की बात करें तो यहाँ पे इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट 2.1 होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये आयनिक बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं। नाउ जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें सो दे आर यूजुअली सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि सॉफ्ट क्यों होते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक रेडिया हमने पढ़ा अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में इनका साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, पहली बात, क्योंकि लार्ज एटॉमिक साइज रिजल्ट्स इन वीकर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। हमने पढ़ लिया जितने ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा ही न्यूक्लियस से और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज जो होगा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम होगा, वीक होगा, उसकी वजह से ये होते हैं हमारे सॉफ्ट। सेकेंड रीज़न जो है इनका सॉफ्ट होने का वो है वेरी लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 या 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तीसरा रीज़न है लो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया ये सॉफ्ट होते हैं, क्यों होते हैं वो भी पढ़ लिया, पर सॉफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा लिथियम होता है ना वो हमारा थोड़ा सा कम सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल्स इन द ग्रुप। ठीक है, बट ये भी हम इजीली हमारा नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द एलिमेंट्स बीइंग सॉफ्ट, ये एलिमेंट्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, अगर कोई भी हम चीज़ है वो बहुत ही सॉफ्ट है उसको अगर हम बॉईल करेंगे तो वो इजीली बॉईल हो जाएगी। ठीक है, तो उसका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसी वजह से इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ग्रुप में जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं वो डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे साइज़ और इंक्रीज़ होता जाएगा, और जितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा उतना ज़्यादा ही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सो ये हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देन डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए बाय।